हेलो ऑल व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर नीला और आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर इनटू द यीस्ट सेल्स के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी थी ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल के अंदर। वहां पे हमने CaCl2 का मेथड यूज किया था, यानी कि केमिकल मेथड, और दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड का भी जिक्र किया था। आज यीस्ट सेल के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। यीस्ट सेल यूकैरियोटिक है और बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक है। इसी वजह से इसमें जो सरफेस केमिस्ट्री का अंतर है, यानी कि यीस्ट सेल की जो सरफेस केमिस्ट्री है और बैक्टीरियल सेल की जो सरफेस केमिस्ट्री है, उनके बीच में डिफरेंसेस की ही वजह से जो तरीके यीस्ट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं। किससे? बैक्टीरियल सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के तरीकों से। तो आइए, इसके लिए हमने दो तरीके हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तरीका है उसमें लिथियम एसीटेट DNA पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यीस्ट सेल्स को लेते हैं। यीस्ट सेल जैसे कि मैंने बताया यूकैरियोटिक होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं। तो यीस्ट सेल्स लिया और उनको ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर के साथ उनको रख दिया। ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर जो है, इसमें कई चीजों का मिक्सचर है। आइए एक एक देखते हैं उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर में क्या क्या चीजें होंगी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है लिथियम एसीटेट। सबसे पहला कंपोनेंट जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर का, वो कौन सा होगा? लिथियम एसीटेट होगा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होगा। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड कैरियर DNA। और चौथा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? फॉरेन प्लाज्मिड। तो ये क्या चीज हो गई? ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर। आइए अब ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिथियम एसीटेट। अब लिथियम एसीटेट का क्या रोल है वो समझते हैं। लिथियम एसीटेट परमिएबलाइज कर देगा। परमिएबलाइज करना मतलब सेल मेम्ब्रेन है उसको परमिएबल बना देगा, यानी कि उसके अंदर से जो DNA है मेरा, वो आसानी से उसके अंदर जा सकता है। तो परमिएबलाइजेशन किसका फंक्शन हो गया? लिथियम एसीटेट का फंक्शन हो गया सेल को परमिएबलाइज करने का। ठीक, अब आते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका रोल क्या है? ये एज अ ग्लू काम करता है। ग्लू मतलब जानते होंगे आप लोग, एडहेसिव या गोंद हिंदी में बोलेंगे। तो इसका काम क्या है? ग्लू की तरह। ग्लू दो चीजों को चिपकाता है, दो चीजों को जोड़ता है, हमें पता है। तो वो दो चीजें कौन कौन सी होंगी? पहला होगा यीस्ट सेल और दूसरा होगा प्लाज्मिड या DNA जो हम यूज करने वाले हैं, उसको आपस में नजदीक लाएगा या उसको आपस में स्टिक करवा देगा। ये काम किसका होगा? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का काम होगा। तीसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड कैरियर DNA। अब कैरियर DNA का क्या काम है? कैरियर DNA वो साइट्स जो नॉन स्पेसिफिक साइट्स हैं, जो सेल के ऊपर, यूकैरियोटिक सेल के ऊपर नॉन स्पेसिफिक साइट्स हैं, जहां पे हमारे प्लाज्मिड को या DNA को नहीं जाना है, नहीं जोड़ना चाहिए। DNA को कहां जाना है? जो पोर्स या जो परमिएबलाइजेशन क्रिएट हुआ है लिथियम एसीटेट देने के कारण, उसी के अंदर से DNA को पास हो जाना है और जाना है मेरे यीस्ट सेल के अंदर। तो बाकी और भी साइट्स होंगी, उस साइट्स को ब्लॉक करने का, यानी कि नॉन स्पेसिफिक साइट्स को ब्लॉक करने का काम किसका है? सिंगल स्ट्रैंडेड कैरियर DNA का। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में फॉरेन प्लाज्मिड। फॉरेन प्लाज्मिड मतलब जो वो प्लाज्मिड जिसको हमको ट्रांसफॉर्म करना, जिसको हमको भेजना है उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इस प्लाज्मिड को भेजना है, इसीलिए इसको फॉरेन प्लाज्मिड कहा गया है। एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमने वेक्टर कहा है, तो वेक्टर के अंदर मेरा प्लाज्मिड होना चाहिए। तो अभी हम इसको प्लाज्मिड ही कह रहे हैं, आप वेक्टर इसको समझिएगा कि वेक्टर के अंदर ही है ये प्लाज्मिड। और दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान देनी है, जैसे हमने बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि जो DNA हमें जो DNA हमें अंदर भेजना है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन पाया जाना चाहिए। तो यहां पर भी वही सेम चीज होनी चाहिए। इस फॉरेन प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन होना चाहिए। सपोज करिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन इसके प्लाज्मिड के अंदर पाया जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। यीस्ट सेल और ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर हमने रख दिया 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करवा दिया इसको। अब इससे क्या होगा? मैंने आपको एक एक केमिकल का यूज बता दिया। इससे क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा यीस्ट सेल का। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो फॉरेन प्लाज्मिड मेरा था वो अंदर चला जाएगा यीस्ट सेल के अंदर और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा किसका? यीस्ट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यहां तक।
अब क्या करेंगे, इस मिक्सचर को, ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर में आपके यीस्ट सेल्स हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे? उनको सेपरेट आउट करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, उसके बाद सेल्स पैलेट डाउन हो जाएंगे, जो भी ट्रांसफॉर्म्ड यीस्ट सेल्स हैं वो पैलेट डाउन हो जाएंगे, और उसके साथ साथ नॉन ट्रांसफॉर्म्ड यीस्ट सेल्स भी पैलेट डाउन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी पैलेट मेरा आया है उसको रिसस्पेंड कर देंगे 1 ml वाटर में मिक्स कर देंगे, रिसस्पेंड कर देंगे पिपेट की हेल्प से, और उसके बाद सिलेक्शन कर लेंगे एंटीबायोटिक यूज करके। जैसे लास्ट बैक्टीरियल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमने पढ़ा था कि सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, जो प्लेट बनाते हैं हम लोग, सपोज करिए जो प्लेट हमने बनाई है यहाँ पे, जो ये पेट्री प्लेट यूज की, इसके अंदर जो मीडिया हमने यूज किया, उस मीडिया में क्या होगा, उस मीडिया में हम लोग एंटीबायोटिक डालेंगे। इस केस में हम लोग कौन सी एंटीबायोटिक यूज करेंगे, एम्पीसिलिन। अब नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्म दोनों सेल्स की हम लोग यहाँ प्लेटिंग कर रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सा सेल यहाँ पे, कौन से टाइप की कॉलोनी यहाँ पे ग्रो करेगी? वही कॉलोनी ग्रो करेगी जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, यानी कि वही कॉलोनी ग्रो करेगी जो ट्रांसफॉर्म हो गई होगी, और नॉन ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज ग्रो नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज ग्रो करेंगी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन किसका, ट्रांसफॉर्म्ड यीस्ट सेल्स का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां से ये लिथियम एसीटेट डीएनए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है, स्फेरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है दूसरा। ये इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो समझ लेते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यीस्ट सेल्स लिए और उनको ट्रीट कर दिया जाइमोलाइएज से। अब फंक्शन समझ लेते हैं, जाइमोलाइएज का क्या फंक्शन होता है। जाइमोलाइएज क्या करता है, अगर ये आपका यीस्ट सेल है और इसके बाहर ये सेल वॉल पाई जा रही है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल को, इस सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम किसका है, जाइमोलाइएज का काम है, सेल वॉल को डिग्रेड कर देना। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपकी जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है आपकी यीस्ट सेल की, वो बीटा ग्लूकैन की बनी हुई है, और जाइमोलाइएज का फंक्शन बीटा ग्लूकैनेज की तरह भी होता है। वो बीटा ग्लूकैनेज की तरह काम करेगा, तो क्या करेगा, बीटा ग्लूकैन की जो सेल वॉल है उसको तोड़ देगा। अब यहाँ पे क्या, इसीलिए मैंने लिखा है सेल वॉल रिमूव्ड। किसकी सेल वॉल रिमूव हो गई, यीस्ट सेल की सेल वॉल रिमूव हो गई, बचा क्या, सेल मेम्ब्रेन बचा। अब ये जो स्फेरोप्लास्ट बनता है ये बहुत एक्टिव होता है। एक्टिव किस चीज के लिए, बाहर का यानी कि फॉरेन डीएनए को इनटेक करने के लिए बहुत एक्टिव होता है, यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कॉम्पिटेंट भी बोल सकते हैं, कॉम्पिटेंट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि फॉरेन डीएनए ये इनटेक कर सकता है आसानी से। कैसे कर सकता है, इसकी सेल वॉल रिमूव हो चुकी है, और इसको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि डीएनए आसानी से अंदर चला जाए बिना किसी रोक टोक के, उसके लिए हम और केमिकल्स यूज करते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसके बाद जब सेल वॉल रिमूव्ड हो गई, तो इस पूरे मिक्सचर से, जो जाइमोलाइएज वगैरह का जो मिक्सचर हमने दिया था, उससे स्फेरोप्लास्ट को आइसोलेट कैसे करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करके सेल्स को पैलेट डाउन किया था, उसी तरीके से हम लोग स्फेरोप्लास्ट को सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से निकाल लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे हम इंक्यूबेट करेंगे। किस चीज से इंक्यूबेट करेंगे, कैरियर डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए। कैरियर डीएनए का काम मैं ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका हूं कि कैरियर डीएनए का क्या काम है। तो कैरियर डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए दोनों के साथ अपने स्फेरोप्लास्ट को इंक्यूबेट करेंगे 10 मिनट रूम टेम्परेचर पे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करेंगे, कैल्शियम ऐड करेंगे, और उसके बाद उसको जेंटली शेक करेंगे। यहां पे समझना जरूरी है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का फंक्शन सेम वही है, ग्लू की तरह काम करेगा। किसके किसके बीच में, जो स्फेरोप्लास्ट था उसके, और जो आपका डीएनए है यानी कि प्लाज्मिड है, जो आपको प्लाज्मिड एंटर करवाना है उसके अंदर, उसको उन दोनों को ज्वाइन करना, या ग्लू की तरह काम करेगा उनको ज्वाइन करने के लिए। कैल्शियम का क्या काम है, अगर आप लोगों ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा तो वहां मैंने कैल्शियम का रोल बहुत अच्छे से या बहुत डिटेल्ड वे में समझाया है। कैल्शियम किस तरीके से काम करता है, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। जितने भी कैटायनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैटायनिक है जैसे Ca है, मैग्नीशियम है, ये लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, डीएनए और आपका जो आउटर सेल मेम्ब्रेन के पे जो नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको नजदीक लाने का काम कैल्शियम करता है। तो दोनों तरीके से, ये पीजी का भी वही लगभग काम है और कैल्शियम का भी यही काम है। और जेंटली शेक करते हैं ताकि
ये जितनी भी चीजें हैं कैल्शियम पीईजी वो जुड़ जाएं आकर के सेल्स और प्लाज्मिड को आपस में जोड़ दें। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, जब आपने बता दिया कि स्फेरोप्लास्ट जो है वो बहुत एक्टिव है और वो ज्यादा डीएनए लेने के लिए एक्टिव रहता है, तो अब हम जब शेक करते हैं तो उसमें क्या होगा कि मेरा जो डीएनए है वो क्लोज कांटेक्ट में आएगा डीएनए के, ऑलरेडी पीईजी के साथ जुड़ा ही हुआ है। तो क्या होगा, डीएनए अंदर जाने लगेगा। डीएनए, मेरे जो डीएनए है, ये मेरा सेल स्फेरोप्लास्ट था, डीएनए जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, पीईजी जो प्लाज्मिड है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और कैल्शियम की मदद से वो क्या होगा, अंदर चला जाएगा, इस सेल के अंदर, स्फेरोप्लास्ट के अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे लिखा है ट्रांसफॉर्म्ड स्फेरोप्लास्ट। ट्रांसफॉर्म मतलब वो प्लाज्मिड जो हमने दिया था, जिसको हमको अंदर वो एंटर करवाना था, वो एंटर कर गया है और स्फेरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया था एंटीबायोटिक यूज करके, उसी तरीके से सेलेक्टिव मीडिया पे प्लेट करेंगे। सेलेक्टिव मीडिया मतलब उसी तरीके की एंटीबायोटिक पाई जाएगी इसमें जैसा यहाँ पे था। इसी तरीके का प्लाज्मिड हमें ध्यान देना होगा, प्लाज्मिड में हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए और वही हम प्लेट कर देंगे प्लेट के ऊपर जिसमें एंटीबायोटिक पाया जाएगा। सेम उसी तरीके से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 दिन के लिए ग्रो कौन से सेल्स करेंगे, वही सेल्स जो ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स ग्रो नहीं करेंगे। तो ये हो गया आज के लेक्चर के बारे में। 2 मेथड हमने सीख लिए, लिथियम एसीटेट मेथड और दूसरा स्फेरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।